नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे 4 बड़े मुद्दों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने पाकिस्तान को अपना बताया है। नया एक विषय उन्होंने उठाया है कि पाकिस्तान में जो छूट गया, अभी तक भारत बात करता था पीओके की, पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो हमारा है, लेकिन मोहन भागवत जी सरसंघ चालक हैं, संघ के सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक नया बयान दिया है कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, अंग्रेजों ने उसे बांट दिया था और इसको हम लेकर के रहेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नए निवेश के लिए, नॉर्थ ईस्ट के निवेश के लिए असम गए थे और उन्होंने पहली बार असम की तमाम परंपरा को, असम के कल्चर को, असम के प्रकृति को, असम के जानवरों को, असम के पार्कों को, सबको मध्य से जोड़ा है। पौराणिक कथाओं के साथ किस तरह से होता है और जिस तरह से असम और मध्य प्रदेश दोनों को मोहन यादव ने जोड़ा और निवेश आने की संभावना बढ़ी है। बहुत सारी परंपरा, इस पर हम बात करेंगे। स्मार्ट मीटर का विरोध पूरे भोपाल में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में पूरे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं कि मीटर बहुत तेज चलते हैं, कोई तमाम आरोप लग रहे हैं। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और एक और खबर कि एक बार जो चूहे जो अभी तक इंदौर के एम्बाई में उधम कर रहे थे, वो चूहे ग्वालियर के जेआरओ अस्पताल में पहुंच गए हैं। वहां चूहों का आईसीयू वार्ड में चूहे देखे गए हैं। इन चारों मुद्दों को लेकर आज हम आपके साथ होंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भी होंगे और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। चर्चा करेंगे, चारों मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितना निवेश आने वाला है, मोहन भागवत की बातों का असर कितना होगा, स्मार्ट मीटर कब क्या होगा और चूहों को रोकने का क्या उपाय होगा। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मोहन भागवत पे बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, सरसंघ चालक जब कोई बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो एक एजेंडा होता है, वो नीतिगत निर्णय होता है। मोहन भागवत जी ने सतना में कहा है कि पाकिस्तान जो खाली हो गया है वो हम एक कमरा छोड़ के आए थे। असल में एक सिंधी मेहर साहब दरबार में वो गए थे माथा टेकने, वहाँ पर बात दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंधियों की तारीफ की कि सिंधियों ने किस तरह से वहाँ पर सब कुछ छोड़ा और भारत के साथ आ गए। भारत के साथ आने पर वो जो कमरा छोड़ के आए थे उसको वापस टेक ओवर करेंगे, पाकिस्तान को लेंगे और पूरा देश एक है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी लोग जो एक अविभाजित भारत की बात करते हैं, एक अखंड भारत की जो बात करते हैं, संघ के एजेंडे में पहले से मोहन भागवत ने एक तरीके से संघ की शताब्दी समारोह पर 100 साल पूरे होने पर एक तरीके से मैसेज दे दिया है कि संघ अभी अपने अखंड भारत के एजेंडे से पीछे नहीं हटा है। मोहन भागवत, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अखंड भारत जो भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, संघ के जितने अनुसांगिक संगठन हैं अक्सर वो बातें करते हैं अखंड भारत की। और अब संघ के शताब्दी समारोह पे, संघ के 100 साल पूरे होने पर खुद सरसंघ चालक जो सुप्रीमो होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा अखंड भारत फिर बनेगा। पाकिस्तान को, कोई पाकिस्तान का सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा होगा। उन्होंने ये सारी बातें सतना में एक कार्यक्रम में कही, सिंधी समाज का जो कार्यक्रम था उसमें ये सारी बातें कही। और निश्चित रूप से जो भाषा की बात होती है, कभी जाति की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, मोहन भागवत का मानना है कि असल में हम सब एक हैं। अंग्रेजों ने गलत तरीके से, अंग्रेजों ने एक ऐसा दर्पण दिखाया, जब कोई मिरर टूट जाता है तो उसमें बाकी देखने वाले का चेहरा भी टूटा लगता है। ऐसा ही अंग्रेजों ने हमेशा किया। देखिए मोहन भागवत ने कहा क्या है, एक बार हम सुन लेते हैं फिर आगे बात। मुझे बड़ा आनंद है, वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वपड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ये घर और वो घर अलग नहीं है,
पूरा भारत एक है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। यही जो बात हम कह रहे हैं कि एक अखंड भारत का जो एजेंडा आरएसएस का है, उस एजेंडे पे आरएसएस अभी भी कायम है। मोहन भागवत की इस क्रिया पर, मोहन भागवत के कथन पर प्रतिक्रियाएं क्या आई, एक बार आपको सुन लीजिए। परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी जो हमारे सरसंघ चालक जी हैं, उनकी घोषणा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1947 का विभाजन केवल सत्ताधारी दलों ने स्वीकार किया था। जिन्हें सत्ता की मलाई चाटना था उनने स्वीकार किया। भारत के आम नागरिक ने विभाजन का उस समय भी विरोध किया था। आज भी भारत का आम नागरिक विभाजन का विरोध कर रहा है और कश्मीर से लेकर जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भी भारत में मिलना चाहिए, लाहौर कराची को भी भारत में मिलना चाहिए, हमारा हिस्सा है। जहां शहीद पैदा हुए हैं, जहां भगत सिंह पैदा हुए हैं, जहां पर हेमू कालानी पैदा हुए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में देशभक्त क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, इनने बलिदान दिया है, देश की आजादी के लिए लड़े हैं, वो भूमि आज पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर वो भूमि है वो आतंकवादियों का अड्डा बनते जा रही है। और इसलिए भारत को आज नहीं तो कल भारत पाक के बीच की रेखा खत्म करनी होगी और इस्लामाबाद की धरती पर तिरंगा फहराकर भारत माता की आरती गानी होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत जी जो बयान देते हैं, राष्ट्रभक्ति के बयान देते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति जब दिखती है कथनी और करनी में फर्क है। जब पाकिस्तान पर अटैक हो रहा था, आपकी राष्ट्रभक्ति कहाँ गई, देशभक्ति कहाँ गई? तो मैंने कई बार कह चुका हूँ कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्यों नहीं मोदी ने, अमित शाह ने उस पर अटैक करके उसको कब्जा किया? बताया मोहन भागवत, पूछे अपने अमित शाह मोदी से, क्यों युद्ध विराम किया? हमारा हिस्सा है लेकिन विश्व के नक्शे पे नहीं है। हमारा विश्व के नक्शे में भारत का पाक अधिकृत कश्मीर कब हमारा बनेगा, ये मोहन भागवत बताए, तारीख बताए, समय बताए, पूरे सब लोग पूरे देश। भागवत की जी के बयान पर रामेश्वर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो क्या कह रहे हैं, और उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष वो क्या कह रहे हैं। राष्ट्र की जब बात होती है तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, राजनीति करते हैं, इसलिए ये विषय राष्ट्र हित का है, इसलिए उससे हट के हम बात करते हैं। मेरे साथ दीपक शर्मा जी जुड़ गए हैं, संघ मामलों के जानकार हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। दीपक जी, सरसंघ चालक जी का कुछ भी कहना ये माना जाता है कि संघ का एक एजेंडा है। एक नई बात आई, अभी तक हम पीओके की बात करते हैं कि पीओके लेके रहेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेके रहेंगे। नया एजेंडा आ गया कि पाकिस्तान पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है और कल ना कहीं हम सब एक हो जाएंगे। इसका क्या मायने लगाया जाए? अजय जी, एजेंडा नया नहीं है। 1947 में पाकिस्तान अलग बना, भारत पर विभाजन हुआ, संघ ने उसको स्वीकार नहीं किया। उस समय संघ की उतनी शक्ति नहीं थी, संघ की शक्ति बढ़ रही है तो संघ उसको और लाउड होके कह रहा है। हमारी संस्कृति एक है भाई, तक्षशिला भारत के ज्ञान का, परंपरा का केंद्र है, उसको विरासत को आप नहीं मिटा सकते। एक उससे कोई लकीर खींच देने से इस प्रकार का विभाजन नहीं होता। दुनिया ने ऐसा देखा है, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के समाज ने तय किया कि हमारा विभाजन सूचित है, समाजों ने कहा तो हट गई। ये तो भारत का ही हिस्सा है, इसमें कोई हमको तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई गलत बात कही है। पक्का समय का भेद है कि तो पूरा होगा। सांस्कृतिक रूप से आज भी जो पाकिस्तान वाले हिस्से का पंजाब है, पाकिस्तान में जो सिंध है, उसके लोगों की भाषा क्या है? वो लोग सिंधी बोलते हैं, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, ननकाना साहब वहां पर है जी, करतारपुर वहां पर है, जाहिर हमारे पूर्वज हैं। तो ये सारी विरासत जो है ये किसी एक मजहबी आधार पर परिस्थितियों के कारण विभाजन हो गया, ये समाज ने स्वीकार नहीं किया। मोहन भागवत जी सतना में कल जिस कार्यक्रम थे वो 3 दिनों का कार्यक्रम था। सर ये आरएसएस जो अखंड भारत की बात करता आ रहा था, ये उसी का एजेंडा, उसी हिस्सा माना जाए क्या? बिल्कुल अवश्य रूप से उसका हिस्सा ही है। अखंड भारत का सपना संघ का है ही, और वो आज नहीं तो कल उसको पूर्ति होना है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे समाज की जागरूकता बढ़ेगी, समाज जागृत होगा वो होगा। उन्होंने सतना में लोगों से कहा है कि जितने सिंधी परिवार के लोग बाग हैं वो अपने पूर्वजों का ध्यान रखें, वो अपना हिस्सा है, अपना तो वहां जाना है जी। पर सर, संघ का एजेंडा जो है कि संघ का एजेंडा पर हम जब पॉलिटिकल बात करते हैं तो सिर्फ पीओके की बात क्यों होती है? फिर नहीं, संघ कभी पीओके की बात नहीं करता। ये तो ऐसा है ही, वो तो भारत की संसद में, वहां की विधानसभा में उनके लिए आरक्षित स्थान है, वो एक अलग विषय हो सकता है। संघ कभी पीओके अकेले की बात नहीं करता, संघ पूरे अखंड भारत की बात करता है।
चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी बातें बताने के लिए कि संघ का एजेंडा है और उसी एजेंडे पे बात की, कोई नई बात नहीं की मोहन भागवत जी ने। सरसंघ चालक जी जब कोई बात करते हैं, क्योंकि संघ के लिए परम पूज्य पद होता है और संघ के 80 देशों में दुनिया के जो काम चल रहा उसमें यह मैसेज चला जाता है कि संघ अखंड भारत के अपने एजेंडे से अभी तक पीछे नहीं हटा है। अब हम चलेंगे दूसरी खबर पर और देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम पहुंचे हैं और असम में जिस तरह डॉक्टर मुख्यमंत्री यादव ने तमाम बातें की हैं। पूर्वोत्तर में मुख्यमंत्री जी निवेश के मुद्दे पर गए थे, लेकिन वहाँ नदियों की भी बात की, वहाँ उन्होंने बाघों की बात की, वहाँ ने कांजीरंगा जो वहाँ पे नेशनल वाइल्ड पार्क है वहाँ देखने गए और मुख्यमंत्री जी ने साफ बताया कि असम और मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है, असम एक नॉर्थ में बसा हुआ राज्य है, दोनों के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारा जुड़ाव है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वहाँ पर जिस तरह से माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, 51 देवी शक्तियाँ हैं, देवी उनमें से एक शक्तिपीठ असम में माँ कामाख्या के दर्शन के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी कही जाती है, दो जगह पर महाकाल और ओंकारेश्वर, 2 जगह पर हमारे पर यहाँ पर महाकाल विराजमान है और महाकाल की नगरी में ही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई। संदीपनी इसको आश्रम यहाँ पर गया। सरकार उस मुद्दे बात कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। वहाँ की जो असम की चाय के बागान है उनका निवेश मध्य प्रदेश में होगा। उन्होंने भूटान के वहाँ पे लोगों से भी बात की, जो भूटान का जो रॉयल टीम आई थी वहाँ से, उससे भी बात की है। तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में सारी बातें बताई हैं, किस तरह से उद्योग यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरह से बिजली की व्यवस्था है, जिस तरह लॉजिस्टिक की सुविधा दी गई है। तो जिस तरह से मोहन यादव जी ने वहाँ पर सारी बातें रखी हैं उस पर साफ लग रहा है कि मध्य प्रदेश में नई सौगातें लेकर के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लौटे हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे साथी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से वहाँ पर असम में बहुत बड़ा निवेश नहीं होता है क्योंकि असम बहुत छोटा राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। वहाँ पर वहाँ के लोगों से बातचीत की, कनेक्टिविटी बात की कि गुवाहाटी से लेकर भोपाल के बीच में हवाई जहाज भी चलेगा, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ के जानवर हैं वहाँ से एक्सचेंज किए जाएंगे। और उन्होंने भगवान महाकाल और माँ कामाख्या दोनों की कनेक्टिविटी जोड़ दी है। इसे क्या माना जाए कि एक हिंदुत्व के आगे बढ़ रहे हैं या निवेश के आगे बढ़ रहे हैं, या इसे क्या मान लिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए अजय जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे इंटरेक्टिव सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तहत निवेशकों से बातचीत करने, निवेशकों के से बातचीत तो वहाँ हुई, लेकिन साथ ही साथ जो आत्मीयता का एक भाव था, एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की कि पूर्वोत्तर को लेकर जिस तरह से मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का जो एक गोल्डन हिस्सा है, और उसी के तहत उन्होंने भी उसे आगे बढ़ाया और कहा कि आपका गैंडा और हमारा टाइगर साथ साथ आगे दौड़ सकते हैं। यहीं से उन्होंने शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने जो चाय के बागान हैं असम के उनको भी जो मुखातिब हुए और कहा कि हर 8 दिन में असम जो है सोना बेचता है, क्योंकि चाय बागानों से हर 8 दिन में चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं और उसके बाद जो है वो पूरे देश के अलावा विदेशों में भी उसकी सप्लाई होती है। साथ ही साथ उन्होंने निवेशकों से सीमेंट्स के साथ साथ फार्मा हब जो है, फार्मा हब फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो भी औषधियाँ हैं वो भी मध्य प्रदेश में भी प्रचुर मात्रा में हैं और असम में भी जो है उन पर जो है रिसर्च चलता रहता है। साथ ही साथ टी रिसर्च भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है चलता है और इसी को लेकर वहाँ के जो पूर्वोत्तर राज्य के तमाम जो निवेशक थे, बात की जाए असम की, मेघालय की या फिर मणिपुर की, इन सभी जगह के निवेशक पूरे नॉर्थ ईस्ट को मोहन यादव जी ने कवर करने की कोशिश की है। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से उन्होंने वाइल्ड लाइफ को लेकर बात की है, तो अगर वहाँ का गेंडा मत्स्य का टाइगर एक्सचेंज होते हैं, दूसरा जब कनेक्टिव, तो ये क्या मध्य प्रदेश को एक नया मूवमेंट दे पाएगा? क्योंकि गेंडा मध्य प्रदेश में आना, टाइगर तो कई जगह जा चुके, गेंडा मध्य प्रदेश में आना या वहाँ के हाथी मध्य प्रदेश में आना, क्या मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी ये? जी बिल्कुल अजय जी, अगर ये फॉर्मूला सक्सेस रहा, हालांकि एक और बात मुख्यमंत्री ने कही कि हम आपको घड़ियाल और मगरमच्छ भी देंगे, ये भी इसमें साथ साथ जोड़ा गया था। इसको लेकर एक पूरा का पूरा जो खाका है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
जो है वहाँ पर कहकर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के बाद सरप्लस बिजली और पानी है, साथ ही साथ लैंड बैंक भी है। मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो मध्य में होने के कारण यहाँ से संदीप बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री ने एक नया एजेंडा वहां पे दिया है, इकोलॉजिकल टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इसके सहारे एक इन्वेस्टमेंट का नया तरीका दिया है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, बिजली के मीटरों को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। आज भोपाल में भी प्रदर्शन किया गया और अन्य जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। उपभोक्ता जुटे हुए हैं। लोगों का मानना है कि ये जो मीटर है ये मीटर ठीक नहीं है। सरकार ने तमाम वादा किया था 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, और लेकिन जिस तरह से मीटर चेंज किए जा रहे हैं, वो मीटर बढ़ जाने से, मीटर लग जाने से लोगों को बिजली का बिल बहुत आ रहा है। एक किसान को 2 लाख का बिल भेज दिया गया। इन सारे मुद्दों को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने संभवतः डिसीजन लिया है कि इस मीटर के लगाने के काम को फिलहाल एक लबर टाल दिया गया है। ये सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट रिटायर्ड चीफ इंजीनियर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केसी जैन साहब जुड़ेंगे। इस निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है कि लोग मैं कविता पांडे जी ने हमारी खबर किया, इस खबर को बता रही थी कि जिस तरह वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, लोगों का कहना है कि गलत तरीके से मीटर लगाए जा रहे हैं। मीटर सबके लगे हुए हैं, ऑलरेडी मीटर लगे हुए हैं, मीटर को लगने के बाद हटाया जा रहा है और वहाँ स्मार्ट मीटर के नाम पे नए मीटर लिए जा रहे हैं। उसका पैसा लोगों से लिया जा रहा है और वो पैसा लेकर के जो मीटर लगाया जा रहा है उसमें बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा बताया जा रहा है। कंजम्पशन बढ़ने से दिक्कत हो रही लोगों का मानना है कि अगर सरकार को मीटर लगाना है तो जो पुराने मीटर लगाए गए थे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि सवाल ये है कि मीटर एक बार लग गया है, उस मीटर में अगर कोई गड़बड़ी है तो सरकार ने मीटर लगाया और सरकार ने इस मीटर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। अब दूसरा मीटर लगा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने से क्या फ़ायदा होगा वो मुद्दा अलग है। लोगों का मानना है कि सरकार ने जो कहा था कि आपको 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे वो नहीं मिल रहा। और पहली बार देखने को मिला है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो किसी संगठन का या राजनीतिक संगठन का या सामाजिक संगठन का या किसी कर्मचारी संगठन का नहीं था, बल्कि तमाम कई संगठन इसमें जुड़ करके आए हैं और उन सब ने मिलकर के एक साथ मीटर के मुद्दे पे बात की है। इसकी जो संयोजक थी रचना जैन से उनसे बात हुई थी, इस सारे मुद्दों पे चर्चा हुई थी और सबका मानना है कि स्मार्ट मीटर को, लेकिन इस मामले में एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। मेरे साथ केसी जैन साहब जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, एक बड़ा मुद्दा है कि ये जो स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध हो रहा है, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जब मीटर लगेगा स्मार्ट मीटर तो स्मार्ट से समझ में आ रहा है कि अच्छा काम करेगा, फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? मुद्दा नहीं है और न कोई इसमें किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। जी सर, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का मीटर है। लेकिन इसके जो मेन फायदे मैं आपको बताता हूँ जी। जो कॉमन शिकायत थी पहले की मीटर रीडिंग नहीं होती है, मनमाने बिल भेजे जाते हैं, वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपके घर पे मीटर रीडर आएगा नहीं, 30 दिन का डाटा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा उनके पास में जी, तो बिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। नंबर 2, जो पहले लोग मीटर में टेम्पर कर लेते थे, बाईपास कर लेते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे जी। तो ये इसलिए कंज्यूमर को थोड़ी नाराजगी है। जो गड़बड़ करते हैं उनको नाराजगी होना चाहिए, नाराजगी उनको होगी हम गड़बड़ नहीं कर पा रहे हैं जी। नंबर 3, आजकल आपको मालूम है टीओडी टैरिफ चालू हो गया है जी। टीओडी टैरिफ क्या होता है कि रात शाम को 6 से लेके सुबह 9 बजे तक आप जो बिजली जलाएंगे उसका टैरिफ 40% ज्यादा लगता है जी। और सुबह 9 से लेके शाम को 6 तक आप जो जलाते हैं उसका टैरिफ जो है कम लगता है, 40% कम लगता है जी। तो ये मीटर एक ऐसा मीटर है जो कि दोनों खपत को रिकॉर्ड करता है जी। और रिकॉर्ड करके 30 दिन बाद में कंपनी को भेज देता है, उसके हिसाब से बिलिंग हो जाती है जी। तो इससे लोग पसंद नहीं करते हैं कि भाई हम रात में ज्यादा बिजली का बिल क्यों दें जी। एक ये इशू भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर ये है इस मीटर के अंदर जो कंपनी के फायदे का है, इसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं जी कि इस मीटर में आपका जो लोड जितना आप कंज्यूम करते हैं जी सर, वो भी कंपनी को मालूम पड़ता है आपके घर में कितना लोड है। जी जी देखिए नॉर्मली क्या होता है, जितने घरेलू कनेक्शन होते हैं जी सर, कोई भी आदमी अपने घर का वास्तविक लोड एमटीबी को नहीं बताता है। जी सबके 2 किलोवाट 3 किलोवाट के कनेक्शन होते हैं
जो कि आज से 5 साल 10 साल पहले लिए गए थे जी उसके बाद में एसी भी लग गए, गीजर भी लग गया, माइक्रोवेव भी लग गया, सबका लोड बढ़ गया। जी परंतु कोई भी आदमी अपना लोड बढ़ाता नहीं है। जी एमपी भी बड़े लोड की कोई सप्लीमेंट्री बिलिंग नहीं करती है, जी परंतु कनेक्टेड लोड पे एक मिनिमम बिल होता है। जी अगर आपके घर का कनेक्टेड लोड 3 किलोवाट या 3 किलोवाट का मिनिमम बिल आपको होगा। जी सर आप बिजली जलाएं चाहे नहीं जलाएं, जी। वो बिल आपको मंथली देना ही देना है। जी इस मीटर में क्या हो जाएगा कि जिसके कंज्यूमर के ज्यादा लोड है जी वो सब एमपीबी को मालूम पड़ जाएगा। जी तो एमपीबी इनको कहेगी साहब अपना लोड बढ़ाइए आपने, जी क्योंकि आपने लोड कम बता रखा है। तो इससे उपभोक्ता अपने आप को महसूस करता है कि मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जी जी इसलिए इसका विरोध है। जी मीटर में ऐसा कोई मीटर प्रॉब्लम में नहीं ये है। निश्चित रूप से सर अब जब केसी जैन साहब जैसा व्यक्ति कह रहा है जो बिजली का मास्टर बिल्कुल कहा जाता है, जिन्होंने लंबा दीर्घ जीवन बिताया, एक एक गली गली मोहल्ले में मीटरों को देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद केन साहब आपका हमारे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मेरे साथ कविता पांडे हमारी रिपोर्टर जीरो ग्राउंड से जुड़ी हुई है, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, लोग धरना दे रहे हैं, वहां से कविता पांडे जुड़ी हुई है। कविता लोग वहां पर कह क्या रहे हैं, उनको जो हमारे एक्सपर्ट अभी बता रहे थे कि मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में बस ये होगा कि हकीकत जो होगी, जितनी बिजली जलेगी, जितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो लोगों को समस्या क्या है वहां पर? बिल्कुल अजय जी, आपको बता दूं कि बिजली बिलों में धांधली और प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश के 30 जिलों से यहाँ पर उपभोक्ता जो है भोपाल में पहुंचे हैं। अभी आंदोलन जो है सड़क पर उतर गए हैं और एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। आपको एक पोस्टर दिखाऊंगी, इसमें लिखा है कि स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। मतलब कि ये जो उपभोक्ता है स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, और विरोध क्यों कर रहे हैं उपभोक्ता जानते हैं। आप लोग विरोध करें स्मार्ट मीटर का, क्या वजह है? ये स्मार्ट मीटर है ना, एक तो रिटर्न लेने नहीं आते हुए, और ऊपर है ना बिल ज्यादा दे रहा है, बिल बहुत आ रहा है, इसलिए स्मार्ट मीटर चाहिए ही नहीं है हमें। हमारा जो पुराना मीटर है ना वही चाहिए। मैं गुना बांसखेड़ी से आई हूँ। कितना बिल आया आपके स्मार्ट मीटर लगने के बाद? स्मार्ट मीटर से आम घरों का जो बिल है 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपए बिल आ रहा है। हम गरीब आदमी परेशान है, मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके 200-300 रुपए उनको मिलता है, और बिल जो आ रहा है हजारों में बिल आ रहा है। इसलिए यहाँ पर आज भोपाल की राजधानी भोपाल में हम लोग एकत्रित हुए और सब जगह 30 जिलों से हम लोग आए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ये नहीं चाहिए, हमको बंद किए जाए इसको लगाने का, क्योंकि सरकार जो है प्राइवेट कंपनी अडानी को दे रही है, और अडानी जो है। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी बहुत एक आखिरी सवाल ये था कि उनको बता दीजिए कि स्मार्ट मीटर का जो लगाने का काम था वो फिलहाल टाल दिया गया, कुछ समय उनकी मांग लबा मान ली गई है। अब चलते हैं हम ग्वालियर का जया रोग हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, बड़ा अस्पताल है, और निश्चित रूप से चूंकि बड़ा अस्पताल है और पुराने जमाने का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, एक बहुत बड़ी वहाँ पर लोगों के साथ वो रहता है। और वो लेकिन आजकल वो चर्चा में अलग मुद्दे पे कि उस अस्पताल में चूहे पहुंच गए हैं, जिस तरह इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहे पहुंच गए थे, वहां पहुंच गए चूहों का हमला, और चूहे थोड़ी बहुत जगह कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आईसीयू में चूहे घूमते देखे हैं। ये बड़ी खबर है, चूहों का इस तरह वहां पहुंचना और आईसीयू में पहुंचना चूहों का एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। इंदौर के एमवाई में जिस तरह से चूहे ने आतंक बचाया था, बड़ी खबर बन गई थी, और आज ग्वालियर का ये बड़ा मुद्दा है। इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ ग्वालियर से विनोद जी जुड़ रहे हैं, विनोद शर्मा हमारे साथी। विनोद जी, चूहे वहां पर इस पर लेकर के कंप्लेंट हुई होगी, सरकार या वहां का जो अस्पताल का प्रशासन है उसने क्या निर्णय लिया या क्या करने जा रहा है वो? पहले तो अजय जी मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे आया था, जिसमें एक मरीज के अटेंडर है, उसने 44 सेकंड का एक वीडियो वायरल किया है। कार्डियोलॉजी के आईसीयू विभाग का ये वीडियो है, और बाकायदा वो चूहा दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि किस तरह से चूहा यहाँ पर घूम रहा है। उसके बाद मेडिकल प्रशासन से बात हुई, कॉलेज के जो डीन है डॉक्टर RKS ठाकुर, तो उन्होंने फिलहाल किसी तरह से बात करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो अन्य मेडिकल कॉलेज के हों या अस्पताल के चाहे वो अधीक्षक हो, वो भी कैमरे के सामने नहीं आए। लेकिन जो मरीज हैं उनके जो परिजन है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अस्पताल में चूहे हैं। देखिए आपको पता है त्रिपाठी जी, पिछले महीने जिस तरह से जो एमवाई अस्पताल में मामला निकल के आया था कि नवजात शिशुओं को चूहों ने काट लिया था, उसके बाद मौत हुई थी उस दिन की, तो उसके बाद सभी जो अस्पताल थे, खास करके सरकारी अस्पताल, उनमें ये आदेश आए थे कि वो अपने यहाँ इस तरह से चूहों को लेकर ट्रीटमेंट रखें या चूहे ना पहुंचे किसी भी तरह से। लेकिन ग्वालियर के जयरोग अस्पताल एक सबसे बड़ा अस्पताल है अंचल का, यहाँ मध्य प्रदेश के 8 जिले के लोग तो आते ही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम
जिलों के जो लोग हैं, धौलपुर है, झांसी है, वहां से भी यहाँ पर लोग आते हैं अब उपचार कराने के लिए। लेकिन जिस तरीके से चूहे अब दिखाई देने लगे हैं और लोगों में दहशत है इस बात की कि ऐसा ना हो कि विनोद जी, बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि जय आरोग्य अस्पताल बड़ा प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, बहुत पुराना अस्पताल है, उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो लोग क्या कह रहे हैं इस मामले में, उसकी प्रेस्टिजियस उसकी? देखिए, लोग डरे हुए हैं, उनके जो अटेंडर हैं मरीजों के वो डरे हुए हैं, क्योंकि देखिए जो कार्डियो होता है वहाँ आईसीयू में क्रिटिकल जो मरीज हैं वो रखते जाते हैं, उनको ऑक्सीजन और उनको तमाम तरह के जो संसाधन है उसमें लगाए जाते हैं उनको लिए। और ऐसे में अगर चूहा ऑक्सीजन कॉर्ड काट देते हैं या फिर अन्य किसी चीज को काट देते हैं तो मरीज की जान पर भी बन सकता है। या फिर जो मरीज है वो अनकॉन्शियस होते हैं, वो अधिकतर उनके हार्ट से संबंधित जो लोग होते हैं वो वहां पहुंचते हैं, तो उनको भी अगर किसी तरह से काट जाएगा तो वो भी उनकी परेशानी का कारण है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी विभाग के ठीक पास में कमला राजा हॉस्पिटल है, जहां पर प्रसूताएं रहती हैं, नवजात बच्चे रहते हैं और उनको भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। लिहाजा भले ही मेडिकल कॉलेज का प्रशासन या फिर जो अस्पताल है उनके अधीक्षक सामने नहीं आ रहे हों, लेकिन वो अपनी तरफ से जो हमें सूचना मिली है कि वो इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, जो हालत दिखाई दी है, जो चूहा दिखाई दिया है, उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्वाभाविक रूप से बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि बड़ा मुद्दा इसकी छोटे मोटा अस्पताल नहीं, जय आरोग्य अस्पताल का मुद्दा है। विनोद जी, आपसे जुड़ने के लिए हम जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद। नजर आप बने रखिएगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा हो जाता है कि जय आरोग्य जैसे बड़े अस्पताल में आज हमने इन चारों बड़े मुद्दों पर बात की। मोहन भागवत जी किस तरह कह रहे पाकिस्तान हमारा घर होगा, मोहन यादव जी गए असम और असम से बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आए, और स्मार्ट मीटर को फिलहाल डिले कर दिया गया, रोक दिया गया उसकी पहुंचिंग को, और लेकिन ग्वालियर में जो हो रहा है वो फिलहाल सवालिया निशान उस पर है। इन सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, हमारे दोस्तों ने बात की, हमारे साथियों ने एक्सपर्ट की और एक्सपर्ट्स ने बात की, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की, और कल फिर किसी नए मुद्दे पर नए व्यक्तियों के साथ, नए मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, लेकिन देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।